इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात हो रही है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए। इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? जेद्दा, सऊदी अरब में। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको सऊदी अरब देखने को मिल जाएगा। तो इस्लामिक सहयोग संगठन क्या है? तो 4 महाद्वीपों में फैले 57 देशों की सदस्यता के साथ इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए यह संगठन मुस्लिम इस्लामिक जगत की सामूहिक आवाज है। यह विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने का प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इस संगठन की स्थापना यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की आपराधिक आगजनी के बाद 25 सितंबर 1969 को मोरक्को साम्राज्य के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के नेड़े पर की गई थी। 1970 में विदेश मंत्रियों के शुरुआती इस्लामी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जिद्रा में एक स्थायी सचिवालय की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के महासचिव ने की थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई संगठन बनाया जा रहा है तो उसका कोई उद्देश्य तो रहता होगा। OIC सदस्य देशों के बीच एकजुटता स्थापित करना, कब्जे के तहत किसी भी सदस्य राज्य की पूर्ण संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली का समर्थन करना, इस्लाम की रक्षा और बचाव और अपयश का मुकाबला करना, मुस्लिम समाजों में बढ़ते असंतोष को रोकना, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना कि सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार परिषद तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट रुख अपनाए। इसके चार्टर की बात करें तो संगठन एक चार्टर का पालन करता है जो इसके उद्देश्यों, सिद्धांतों और संचालन तंत्र को निर्धारित करता है। पहली बार 1972 में अपनाए गए चार्टर को विकासशील विश्व में उभरती स्थितियों के अनुरूप कई बार संशोधित किया गया। वर्तमान चार्टर को मार्च 2008 में सेनेगल के डकार में अपनाया गया था। और इसमें कहा गया है कि सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सदस्यों के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ साथ महान इस्लामिक शिक्षाओं एवं मूल्यों से निर्देशित व प्रेरित किया जाना चाहिए। और इसकी सदस्यता की बात करें तो स्थायी सदस्य देख लीजिए। सदस्य देशों में अफगानिस्तान हो गया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनई, दारुसलाम, बुर्किना फासो, जिबूती, मिस्र, गेबोन, गाम्बिया, गिनी, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्की, ट्यूनीसिया, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, यमन और अन्य राष्ट्र शामिल हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है। और देखिए पर्यवेक्षक सदस्य की बात करें तो बोस्निया और हर्जेगोविना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, थाईलैंड साम्राज्य, रूसी संघ, साइप्रस, तुर्की गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, अफ्रीकी संघ, आर्थिक सहयोग संगठन। OIC की संस्थागत कार्यप्रणाली क्या है ये भी देखिए। निर्णय प्रक्रिया, तो फोरम में सभी निर्णय लेने के लिए 2/3 सदस्यों देशों की उपस्थिति तथा पूर्ण सर्वसम्मति द्वारा परिभाषित कोरम की आवश्यकता होती है। यदि आम सहमति नहीं बन पाती तो निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। वे साझा हित के मामलों पर निर्णय तथा संकल्प लेते हैं और उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, कार्यक्रमों एवं उनके बजट पर विचार एवं अनुमोदन करते हैं। सदस्य राज्यों को चिंतित करने वाले विशिष्ट मुद्दों पर विचार करते हैं तथा एक नई निकाय अथवा समिति की स्थापना की अनुशंसा करते हैं। इसके लिए वित्त पोषण, यानी कि अब देखिए पैसा भी तो जरूरत पड़ेगी इसकी। OIC को सदस्य देशों द्वारा उनकी राष्ट्रीय आय के अनुसार वित्त पोषित किया जाता है, पैसा दिया जाता है। किसी सदस्य का मतदान अधिकार तब निलंबित कर दिया जाता है जब उसका बकाया विगत 2 वर्षों के लिए उनके द्वारा देय योगदान की राशि के समान अथवा उससे अधिक हो जाता है। सदस्यों को केवल तभी मतदान करने की अनुमति दी जाती है यदि विदेश मंत्रियों की परिषद तुष्ट हो कि संबोधित विफलता सदस्य के नियंत्रण से परे विशेष स्थितियों के कारण बस हुई है।
और इस्लामी शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें संबद्ध राज्य तथा राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं तथा यह संगठन का सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक 3 वर्ष में बैठक आयोजित करते हुए इसका कार्य विचार विमर्श करना, नीतिगत निर्णय लेना, संगठन से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन करना प्रदान करना तथा सदस्य देशों की चिंता के मुद्दों पर विचार करना। विदेश मंत्रियों की परिषद की बात करें तो विदेश मंत्रियों की परिषद मुख्य निर्णायक संस्था है तथा ओआईसी की सामान्य नीतियों को कैसे लागू किया जाए इस पर निर्णय लेने के लिए वार्षिक बैठक करती है। वे साझा हित के मामलों पर निर्णय तथा संकल्प लेते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, कार्यक्रम और उनके बजट पर विचार व अनुमोदन करते हैं और सदस्य राज्यों को चिंतित करने वाले विशिष्ट मुद्दों पर विचार भी करते हैं तथा एक नए निकाय अथवा समिति की स्थापना की अनुशंसा भी कहते हैं। स्थायी समितियों की बात करें तो ओआईसी के पास सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों, आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पहल तथा यरूशलेम के लिए सहयोग हेतु स्थायी समितियां भी हैं। जनरल सचिवालय की बात करें तो जनरल सचिवालय ओआईसी की प्रशासनिक शाखा है जो इस्लामी शिखर सम्मेलन तथा सीएफएम के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यह सूचना आदान प्रदान तथा समन्वय के केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। सीएफएम द्वारा नियुक्त महासचिव जनरल सचिवालय का प्रमुख होता है। अगर हम लोग ओआईसी के सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है ये भी देखें तो कार्यान्वयन योजना 2016 से 25 की बीच ये 18 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत लक्षित किए गए हैं और 107 लक्ष्यों का कार्यक्रम तथा गतिविधियों के रूप में विस्तृत करती है। कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जैसे आप देखिए फिलिस्तीन और अल कुद्स अल शरीफ। इसका उद्देश्य 1967 से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल द्वारा किए गए कब्जे को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना। इसमें आप देखिए पूर्वी यरूशलेम तथा अन्य कब्जे वाले अरब क्षेत्र तथा सीरियाई गोलान हाइट्स आदि शामिल हैं और फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए समर्थन देना तथा सशक्त बनाना और जिसमें वापस लौटने का अधिकार एवं पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में 1967 से पूर्व की सीमाओं पर स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का अधिकार शामिल है। आतंकवाद रोध, उग्रवाद तथा इस्लामोफोबिया। आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सशक्त करना तथा राज्यों व अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से आतंकवाद रोधी साझेदारी स्थापित करना। आतंकवाद की नई प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करने के लिए वर्ष 1999 में अपनाए गए आतंकवाद के विरुद्ध अभी समय पर पुनः विचार करना। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1618 में धार्मिक भय के विरुद्ध सार्वभौमिक अभियान के रूप में निर्धारित सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि धर्म अथवा विश्वास के आधार पर असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा, भेदभाव तथा हिंसा सभी मनुष्यों के लिए दुष्प्रभावी है। और इसमें आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, मितव्ययता, अंतर सांस्कृतिक तथा ये अंतर धार्मिक संवाद एवं सद्भाव। पश्चिम में मुस्लिम समुदाय के नेताओं द्वारा सहिष्णुता, उदारता तथा गैर इस्लामिक लोगों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर प्रशिक्षण शुरू करना। सभ्यताओं के संयुक्त राष्ट्र गठबंधन के संदर्भ में अंतर सांस्कृतिक तथा अंतर सभ्यतागत संवाद के लिए परियोजनाओं का विकास एवं समर्थन करना। सामाजिक सद्भाव तथा प्रगति को त्वरित करने की दिशा में उनके योगदान के तरीकों एवं साधनों की रणनीति तैयार करने के लिए ओआईसी नागरिक समाज संस्थाओं तथा थिंक टैंक के बीच सार्थक साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु रूपरेखा विकसित करना है। शांति एवं सुरक्षा। ये सदस्य राज्यों, पर्यवेक्षक राज्यों तथा मुस्लिम समुदायों एवं अल्पसंख्यकों का समर्थन करने के लिए इस्लामी एकजुटता के सिद्धांतों का पालन करना। जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुरूप भारत के साथ परिणामोन्मुख वार्ता सहित सभी संभावित तरीकों से जम्मू कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए पाकिस्तान सरकार के प्रयासों का समर्थन करना। अर्मीनिया से अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर अजरबैजान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा अजरबैजान के सभी कब्जे वाले क्षेत्रों से अपने सशक्त बलों को शीघ्र पूर्णतया बिना शर्त वापस लेने का आग्रह करना। ये पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर। सदस्य राज्यों में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी को कम करने के लिए कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन में प्रगति की निगरानी करने हेतु एक मंच के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष में पर्यावरण मंत्रियों के इस्लामी सम्मेलन की बैठक बुलाना। 2012 में अपनाया गया ओआईसी जल विजन जल के सभी पहलुओं पर सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान साझा करने के अवसरों की पहचान करना। निर्धनता निर्मूलन। तो सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू करना तथा वर्ष 2025 तक निर्धनों एवं कमजोर लोगों हेतु पर्याप्त कवरेज प्राप्त करना।
व्यापार, निवेश और वित्त। तो ओआईसी सदस्य देशों में मुक्त व्यापार, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को बढ़ावा देना तथा स्थापित करना एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा आवक एफडीआई प्रवाह सहित इंट्रा ओआईसी निवेश की सुविधा प्रदान करना। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में तो ओआईसी के सदस्य राज्यों में स्थायी खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादकता तथा कृषि प्रणालियों की लाभप्रदता बढ़ाना। श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तो श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का सहयोग के लिए ओआईसी ढांचे के लिए कार्यकारी कार्यक्रम को लागू करना, विशेष रूप से ओएसएच विकास से संबंधित सहयोग परियोजनाओं को लागू करना। ओआईसी एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्रों में आप देखिए युवा रोजगार योजना कार्यक्रम के विस्तार पर अध्ययन को अंतिम रूप देना। अब देखिए ओआईसी की प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या हैं, ये भी देख लीजिए। आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के लिए स्थायी समिति, इसमें सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाता है। और COMCEC निर्धनता में कमी और सतत विकास पर ध्यान देने के लिए के साथ व्यापार, निवेश तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल करता है। विकास के लिए इस्लामी एकजुटता कोष, तो सदस्य देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास चुनौतियों का समाधान करता है। और ISFED निर्धनता को कम करने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक परियोजनाएं, तो आप देखिए OECD का सहयोग IBD सदस्य देशों के में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। IDB सदस्य देशों के आर्थिक विकास में योगदान करने हेतु बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं का समर्थन करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार STI क्षमता निर्माण कार्यक्रम, तो यह कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देता है। और यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देना है तथा सदस्य देशों की वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान पहल का समर्थन करने पर केंद्रित है। इस्लामी शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की पहल, तो यह इस्लामी विश्व के भीतर या आप देखेंगे शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देता है। और SESCO शिक्षा सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधान, सांस्कृतिक संरक्षण, सदस्य राज्यों और के बीच शैक्षणिक संसाधनों के आदान प्रदान से संबंधित परियोजनाएं चलाता है। OIC युवा रणनीति, तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए युवाओं को सशक्त बनाना और संलग्न करना। OIC युवा रणनीति सदस्य देशों में युवा लोगों की क्षमता का दोहन करने के लिए शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक समावेशन पर केंद्रित है। OIC मानवीय कार्य योजना, मानवीय संकटों को संबोधित करना और प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करना। OIC मानवीय कार्य योजना में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और आपात स्थितियों का जवाब देने, प्रभावित समुदायों को राहत तथा सहायता प्रदान करने के समन्वित प्रयास शामिल हैं। OIC कल्चरल कैपिटल प्रोग्राम, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और इस्लामी विरासत को संरक्षित करना। कार्यक्रम प्रति वर्ष एक शहर को OIC कल्चरल कैपिटल के रूप में नामित करता है, जो इस्लामी संस्कृतियों की आपसी समझ और प्रशंसा को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों एवं पहल को बढ़ावा देता है। देखिए इस संगठन के रूप में OIC के साथ भारत के संबंधों की स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में देख लीजिए इसे। तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में भारत को 1969 में रबात में संस्थागत सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के आदेश पर उसे बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा भारत कई कारणों से दूर रहा है। धर्म पर स्थापित किसी भी संगठन में शामिल नहीं होना चाहता है भारत। यह जोखिम था कि अलग अलग सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने से एक समूह में विशेष रूप से कश्मीर जैसे मुद्दे पर दबाव आएगा। वर्ष 2018 में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में 45वें सत्र में मेजबान बांग्लादेश ने सुझाव दिया कि भारत, जहां दुनिया के 10% से अधिक मुसलमान रहते हैं, को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। और भारत ने विभिन्न अवसरों पर OIC के भीतर अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता व्यक्त की है। और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बाद भारत समूह के किसी भी बयान पर भरोसा करने को लेकर आश्वस्त है। OIC ने कई बार चिंता व्यक्त की और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप समाधान का आह्वान भी किया। वर्ष 2018 में OIC जनरल सचिवालय ने भारत के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय बलों द्वारा निर्दोष कश्मीरियों की हत्या की कड़ी निंदा व्यक्त की थी। और भारत ने लगातार इस बात का रेखांकित किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला भी है तथा इस मुद्दे पर OIC का कोई अधिकार नहीं है। 2019 में आप देखिए भारत ने OIC विदेश मंत्रियों की बैठक में सम्मानित अतिथि के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई
और 2019 में ओआईसी की 50वीं वर्षगांठ है, मनाई गई थी ना। पहली बार इस नियंत्रण को भारत के लिए के एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, विशेषकर पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव में। 2022 में आप देखेंगे ओआईसी ने कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब न पहनने के लिए कहे जाने वाले मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से आवश्यक उपाय करने का आह्वान किया था। ओआईसी ने भारत से मुस्लिम समुदाय की जीवन शैली की रक्षा करते हुए उनकी रक्षा सुरक्षा कल्याण सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। ओआईसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और सर्वोच्च न्यायालय के बाबरी मस्जिद निर्णय पर भारत सरकार की आलोचना भी की थी। तो ये कहानी है ओआईसी की। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक सहयोग संगठन की। और देखिए, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे लगता है एक सामान्य जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, 1947 तक हमारा हिस्सा था, ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा।